Today we are going to continue with the topic proteins beta ji. So in this video we are going to learn about the structure of proteins beta ji. इस वीडियो में हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले हैं. हम पढ़ चुके हैं प्रोटीन्स क्या होता है बेटा जी. मैंने बताया था प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. मैंने आपको अल्फा अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर भी बताया था कैसा होता है बेटा जी. अब उन्हीं अल्फा अमीनो एसिड्स को अगर हम पॉलीमराइज कर दें, बार बार अल्फा अमीनो एसिड्स को हम अरेंज करते हुए अगर एक पॉलीमर बना दें बेटा जी तो हमें मिल जाता है प्रोटीन्स. कैसे देखिए बेटा जी, मैंने लिखा है प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. और जब हम उनको बार बार कनेक्ट करते जाते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते जाते हैं, तो हमें वहाँ पर एक पेप्टाइड लिंकेज मिलती है जिसको पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से बेटा जी जैसे कि हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में कि जब हम मोनोसैकेराइड्स को बार बार ज्वाइन करते चले जाते हैं, बार बार अरेंज करते चले जाते हैं, तो हमें वहाँ पर एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती है बेटा जी. बिल्कुल इसी तरीके से प्रोटीन्स में जब हम अल्फा अमीनो एसिड्स को अरेंज करते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं और उसको पॉलीमराइज करते हुए चले जाते हैं, तो हमें यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज मिलती है, यानी एक पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है बेटा जी. देखिए किस तरीके से मिलता है पेप्टाइड बॉन्ड. सबसे पहले हमने उसको डिफाइन किया है बेटा जी. पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड, यानी वो जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसका फॉर्मूला होगा CONH, which will be formed between the COOH group of one molecule. यानी एक अमीनो एसिड्स का COOH ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप. COOH group of one molecule and NH2 group of the other molecule with the elimination of H2O molecule. हम क्या करेंगे बेटा जी, एक अमीनो एसिड लेंगे. हमने 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स पढ़े थे जहाँ पर R की अलग अलग हमने साइड चेन पुट करने के बाद अलग अलग अमीनो एसिड्स आए थे. ठीक है, अब उन्हीं अलग अलग अमीनो एसिड्स को लेंगे. सबसे पहले अगर मैं ले लेती हूँ एक अमीनो एसिड जिसका नाम है ग्लाइसिन बेटा जी. हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था ग्लाइसिन, जहाँ पर R की जगह पर मैंने क्या रख दिया है H. ठीक है, मैंने एक अमीनो एसिड ले लिया. फिर दूसरा अमीनो एसिड मैंने सेम ले लिया या डिफरेंट ले लिया, कोई भी अमीनो एसिड ले लिया. यहाँ पर मैंने डिफरेंट अमीनो एसिड लिया है बेटा जी एलेनाइन, जिसमें R मैंने क्या रखा हुआ है CH3. ठीक है, मैंने दो अमीनो एसिड लिए हुए हैं. दो अमीनो एसिड्स में से पहले वाले अमीनो एसिड्स में से मैं COOH में से OH रिमूव कर देती हूँ बेटा जी, और दूसरे अमीनो एसिड्स के NH2 में से मैं H रिमूव कर देती हूँ बेटा जी. तो मुझे यहाँ पर इसको रिमूव करने के बाद मिल जाता है CONH बॉन्ड. इसी CONH बॉन्ड को बेटा जी पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं. दोबारा बता रही बेटा जी, हमने यहाँ पर एक अमीनो एसिड लिया है ग्लाइसिन, दूसरा अमीनो एसिड लिया है यहाँ पर एलेनाइन. ठीक है, इन दोनों के बीच में से हमने क्या किया है, वाटर रिमूव किया है. वाटर रिमूव कर दिया, यहाँ से हमने OH ले लिया, यहाँ से H ले लिया. ठीक है बेटा जी, वाटर को रिमूव करने के बाद हमें यहाँ से OH और H निकालने के बाद हमारे पास ये बन जाता है बेटा जी, ये बन गया स्ट्रक्चर. ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ये जो CONH बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं बेटा जी पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं बेटा जी. ठीक है, अब अगर मैं इन दो अमीनो एसिड को जोड़ती हूँ तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है. अब इन दो अमीनो एसिड को जोड़ने के बाद जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा बेटा जी उसको बोलते हैं डाईपेप्टाइड. ठीक है, अब इस डाईपेप्टाइड का नाम हमें कैसे लिखना है, मुझे 3 लेटर्स लेने हैं पहले वाले अमीनो एसिड के और 3 लेटर्स लेने हैं दूसरे वाले अमीनो एसिड्स के. तो ये नाम हो गया मेरे इस प्रोडक्ट का नाम हो गया. ठीक है बेटा जी, मैंने 2 अमीनो एसिड लिए तो मुझे जो प्रोडक्ट मिला डाईपेप्टाइड. बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं 3 अमीनो एसिड्स लूँगी यानी एक अमीनो एसिड और इसमें जोड़ दूंगी तो जो प्रोडक्ट मिलेगा ट्राईपेप्टाइड. बिल्कुल इसी तरीके से अगर 4 अमीनो एसिड लूँगी तो टेट्रापेप्टाइड. बिल्कुल इस तरीके से करते चले जाएंगे. अब हम अगर मोर देन 10 अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करते हैं बेटा जी तो हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड. और अगर इसी तरीके से पॉलीपेप्टाइड्स को ज्वाइन करते करते हमें अगर 100 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं बेटा जी तो हमें मिल जाता है प्रोटीन्स. ठीक है बेटा जी, ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. किस तरीके से हमने पहले 2 अमीनो एसिड लिए, वाटर रिमूव किया, वाटर रिमूव करने के बाद जो CONH आया उसको हमने कह दिया बेटा जी पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज. 2 अमीनो एसिड लिए पहले, डाईपेप्टाइड बना, फिर एक और लिया ट्राईपेप्टाइड, फिर एक और लिया टेट्रापेप्टाइड. ऐसे करते 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 हमारे पॉलीपेप्टाइड मिल गया. यानी अगर हमने उसमें ऐड किए हैं मोर देन 10, ठीक है, 10 से ज़्यादा हो गए तो उसको पॉलीपेप्टाइड कह दिया. और अगर 100 से ज़्यादा हो गए, ऐसी मैं उसमें 100 से ज़्यादा अगर 100 से ज़्यादा अगर अमीनो एसिड्स को जोड़ दूंगी
इस तरह के बहुत सारी पेप्टाइड लिंकेजेस उसमें आ जाएंगी, तो बेटा जी उसको बोल देते हैं प्रोटीन। यानी प्रोटीन कब बनेगा, जब हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन में मोर देन 100 अमीनो एसिड्स होंगे। लेकिन इंसुलिन जो है बेटा जी एक ऐसा प्रोटीन है, मैंने भी बताया कि प्रोटीन वो तब बनेगा जब मोर देन 100 अमीनो एसिड्स ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन इंसुलिन क्या है बेटा जी, एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो एसिड्स है, फिर भी वो प्रोटीन है क्योंकि उसकी जो कन्फर्मेशन है बेटा जी वो वेल डिफाइंड है। इसीलिए यहाँ पर 51 अमीनो एसिड्स होने के बावजूद इट इज एक्टिंग एज अ प्रोटीन। विच इज एक्टिंग एज अ प्रोटीन? इंसुलिन बेटा जी। ठीक है बेटा जी। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बेटा जी, अभी हमने पढ़ा था कि आपने बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड्स को पॉलीमराइज करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई थी और उसमें अगर 100 से ज़्यादा अल्फा अमीनो एसिड्स हमने लिए थे तो वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब बेटा जी प्रोटीन्स कितने तरीके के होते हैं, यहाँ पर दो तरीके के प्रोटीन है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस में क्या है बेटा जी, वो जो अभी हमने पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाई थी वो बहुत सारी, अगर हम पॉलीपेप्टाइड की चेन्स ले लें और सारी पॉलीपेप्टाइड्स की चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो, ठीक है बात समझ रहे हैं आप। आपने पॉलीपेप्टाइड्स की चेन ले ली, ठीक है, उन चेन्स के बीच में डाइसल्फाइड या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन बेटा जी। वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर फाइबर के जैसा होता है और वो बेटा जी इनसॉल्युबल होता है वाटर में। एग्जाम्पल है हमारा कैराटीन, जो ये कैराटीन जो प्रोटीन है बेटा जी कहाँ कहाँ होता है, हेयर में, वूल में, सिल्क में। और दूसरा जो फाइब्रस प्रोटीन है वो है मायोसिन जो कि मसल्स में होता है बेटा जी। अब ग्लोबुलर प्रोटीन बेटा जी ये दूसरा टाइप है प्रोटीन का, जिसमें अभी हमने जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई थी वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या हो जाती है बेटा जी, कॉइल हो जाती है, एक स्प्रिंग की तरह कॉइल हो जाती है और कॉइल होकर एक स्फेरिकल शेप दे देती है बेटा जी। तो ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स के चेन के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स बेटा जी, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। एग्जांपल्स है बेटा जी इंसुलिन एंड एल्बुमिन। बेटा जी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझाने के लिए 4 लेवल्स को समझाया गया है, यानी इन 4 लेवल्स को एक एक करके समझते हुए हमें प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा बेटा जी। तो 4 लेवल्स हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के। पहला जो लेवल है दैट इज बेटा जी प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या है इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेटा जी, अभी हमने पढ़ा था कि पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। अब उस चेन को बनाने के लिए सीक्वेंस क्या लिया गया है अमीनो एसिड्स का, यानी पहले एलेनाइन, फिर वेलाइन, ल्यूसाइन, ग्लाइसिन, मतलब क्या सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को बोलते हैं बेटा जी प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या है यहाँ पर, ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन हैज अल्फा अमीनो एसिड्स लिंक्ड विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। उस सीक्वेंस को बेटा जी बोलते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर। बहुत ही सुंदर डायग्राम से मैं आपको समझाने वाली हूँ बेटा जी। अब ये देखिए बेटा जी प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक कलरफुल पिक्चर ली गई है, जिसमें अलग अलग कलर के जो बीड्स हैं ये अलग अलग अमीनो एसिड्स रिप्रेजेंट करते हैं और इन अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को ही प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं बेटा जी। अब है बेटा जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कह लो या सेकेंडरी लेवल कह लो बेटा जी, इसमें क्या होगा, जो अभी हमें प्राइमरी लेवल पर जो चेन मिली थी पॉलीपेप्टाइड की, उस चेन में हमने सीक्वेंस देखा था कि अमीनो एसिड्स का क्या सीक्वेंस है। अब वो जो चेन हमें मिली है उस चेन को किस शेप में रखना है वो आता है बेटा जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। ये 2 तरीके से है बेटा जी, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। वो चेन किस शेप में है उसको बोलते हैं बेटा जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो कि 2 तरीके का है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। सबसे पहले अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है बेटा जी, जो चेन अभी हमें मिली थी उस चेन को हम राइट हैंडेड स्क्रू की तरह ट्विस्ट कर देते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू की तरह इस तरह से ट्विस्ट कर देते हैं और ये जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है बेटा जी इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। इसमें क्या होता है, एक टर्न से दूसरे टर्न में इस तरीके से जो स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर में मिलता है, पहले टर्न में जो CO आएगा, ठीक है, जो अमाइड हमने बताया था पेप्टाइड लिंकेज का, पहले टर्न का CO नेक्स्ट टर्न के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बेटा जी। अब पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स ऑल द पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है वो सारे बनाएगा बाय ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंडेड स्क्रू विद द NH ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द एडजेसेंट टर्न। यानी हमारा जो इस टर्न में आएगा उसमें
पहले टर्न का जो CO है वो नेक्स्ट टर्न के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बेटा जी। इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे इस डायग्राम में बेटा जी। अभी हमने पढ़ा बेटा जी कि जो प्रोटीन्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो 2 टाइप्स का होता है, अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। तो अल्फ़ा हेलिक्स कैसा होता है बेटा जी, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो हमारे पेप्टाइड चेन है उसको राइट हैंडेड स्क्रू की तरह उसको जब हम ट्विस्ट कर देते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये है, अब जो मैं नेक्स्ट पिक्चर दिखा रही हूँ ये वाली, ये हमारी NCERT की पिक्चर है। तो ये बेटा जी अल्फ़ा हेलिक्स हैं, ये दोनों पिक्चर्स जो हैं अल्फ़ा हेलिक्स हैं। इसमें क्या होता है बेटा जी, एक टर्न का जो CO ग्रुप है वो अगले टर्न के NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है बेटा जी। ठीक है बेटा जी। अब बेटा जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारी की सारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, हम उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को स्ट्रेच करते हुए साइड बाय साइड पैरेलल लगा देंगे और एक चेन में से जो CO ग्रुप होगा वो अगली चेन के NH ग्रुप के साथ H बॉन्ड बनाएगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लिखा हुआ है कि सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को स्ट्रेच करते हुए हम साइड बाय साइड रख देंगे और एक चेन का CO अगली चेन के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बेटा जी। और ये स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, ये रिजेंबल करता है प्लेटेड फोल्ड्स ऑफ ड्रापरी। आपने देखा होगा कर्टन्स में भी फोल्ड आ जाते हैं, साड़ी में भी फोल्ड्स होते हैं, आपने कर्टन्स में देखा होगा कि फोल्ड्स आ जाते हैं, बिल्कुल उसकी तरह ही ये बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर होता है बेटा जी। ये और अच्छे से आपको इस डायग्राम में समझ में आने वाला है। बेटा जी प्रोटीन्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो दूसरा टाइप है बीटा प्लेटेड शीट्स, वो कुछ इस तरीके का होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी NCERT पिक्चर बेटा जी। ये देखिए, इनमें क्या होता है बेटा जी कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं वो स्ट्रेच करके साइड बाय साइड पैरेलल रख दी जाती हैं। ठीक है, फिर एक चेन का CO ग्रुप दूसरे चेन के NH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है बेटा जी। और ये जो इसके फोल्ड्स होते हैं ये दिखाई देते हैं लाइक फोल्ड्स ऑफ ड्रापरी, जैसे कि हमारे कर्टेंस में फोल्ड्स आ जाते हैं, उस तरीके के फोल्ड्स का इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा जी। ठीक है, थर्ड लेवल जो है बेटा जी हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स का वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है बेटा जी कि जो अभी हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरीके का होता है, या तो अल्फा हेलिक्स होता है या बीटा प्लेटेड होता है। अब वो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड चाहे जो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अब उसको हम फर्दर फोल्ड कर देते हैं बेटा जी, तो फर्दर फोल्ड करके हमें मिलता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। देखिए बेटा जी, फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव राइज टू द 2 मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, जिससे हमें मिलती है फाइब्रस या ग्लोबुलर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा जी, अब इन सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को जो स्टेबलाइज करते हैं वो फोर्सेस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या कह सकते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बेटा जी यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को कौन कौन से फोर्सेस जो है स्टेबलाइज करते हैं, तो हमें वहां पर लिखना है हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बेटा जी कैसा होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, वो मैं यहाँ पर भी आपको दोबारा से बताने वाली हूँ। इसके बाद है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा जी, अभी तक हमने प्राइमरी के बाद सेकेंडरी और सेकेंडरी के बाद जो टर्शियरी स्ट्रक्चर लाने के बाद जो हमें छोटे छोटे से यूनिट्स मिल गए हैं, उन यूनिट्स को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम स्पेस में उसको किस तरीके से अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 2 or more polypeptide chains with respect to each other। अब मैं आपको समराइज करके बताने वाली हूँ बेटा जी 4 लेवल्स क्या होते हैं। देखिए जो प्राइमरी लेवल है, मैंने बताया था कि जो सीरीज होगी, सीरीज लेंगे हम अल्फा अमीनो एसिड्स के जो सीरीज होंगे वो आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करके बताएंगे बेटा जी। ये हो गई हमारी सीरीज, मैंने आपको बहुत अच्छे डायग्राम से, बीट्स के डायग्राम से समझाया था। इस सीरीज को बोलेंगे बेटा जी प्राइमरी स्ट्रक्चर। हमने बहुत सारे यहाँ पर अल्फा अमीनो एसिड्स को एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है, ये प्राइमरी हो गया। अब इसके बाद बेटा जी इस प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन को मैं आइदर अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट्स में इस तरीके से ट्विस्ट कर देती हूँ, तो ये बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद, इस लेवल के बाद मैं इसको फर्दर फोल्ड कर देती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ बेटा जी फर्दर फोल्डिंग, फर्दर फोल्ड कर देती हूँ तो मेरे को मिल जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। देखिए बेटा जी मैंने इसको फर्दर फोल्ड कर दिया है, ये मिल गया है मुझे टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बेटा जी
ऐसे बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स के सब यूनिट्स आएंगे और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब वो स्पेस में स्पेशल अरेंजमेंट शो करेंगे, स्पेस में जब अरेंज होते हैं तो हमें मिलता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। देखिए कैसे, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, इस तरीके से बेटा जी जब बहुत सारे इस तरीके से टर्शरी स्ट्रक्चर के बहुत सारे सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाते हैं तो बेटा जी उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ओके, our last topic related to protein बेटा जी is the denaturation of protein। क्या होता है denaturation of protein? अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है बेटा जी, उस नेचुरल स्ट्रक्चर में अगर हम कोई फिजिकल या केमिकल चेंज करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या स्पॉइल हो जाता है, क्या क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखते हैं बेटा जी, यहाँ पर लिखा है कि प्रोटीन्स अपने नेटिव फॉर्म में होता है जब, और उसके बाद अगर हम उसमें कोई फिजिकल चेंज कर रहे हैं लाइक चेंज इन टेम्परेचर या कोई केमिकल चेंज कर रहे हैं लाइक चेंज इन पीएच, तो क्या होता है कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स में जो H बॉन्ड्स का हमने जिक्र किया था वो सारे H बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं बेटा जी, जिसकी वजह से जो ग्लोब्यूल्स हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं और जो हेलिक्स था वो भी अनकॉइल्ड हो जाता है और प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है। इसको कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का जो खुद का नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी वजह से बेटा जी उसके जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, जो सीक्वेंस हमने पढ़ा था, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे रहता है। सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी ये वाला स्ट्रक्चर था अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो था उसका फर्दर फोल्डिंग था। ये सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो जो सीक्वेंस है वो वैसे का वैसे ही रहता है। उसके बाद बेटा एग्जाम्पल्स डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के बहुत अच्छे दो एग्जाम्पल्स हमारे पास। पहला है कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। जब हम एग वाइट को बॉईल करते हैं तो वहां पर जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं बेटा जी कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट। नेक्स्ट है बेटा जी कर्लिंग ऑफ मिल्क। These two are the best examples to explain denaturation of proteins बेटा जी। थैंक यू।